Assalamu alaikum. Today we will start the chapter number 4 of biology from 9th class, which is called cell and tissue. हम सेल और टिश्यू की स्टडी करने से पहले माइक्रोस्कोप को पढ़ लेंगे, क्योंकि सेल और टिश्यू दोनों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो फर्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप फर्स्ट किसने डिस्कवर किया, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था उसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको ज़ेचेरियस और जेंसन ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। ज़ेचेरियस जेंसन एक साइंटिस्ट था जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया 1590 में। 1590 में उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ट्यूब की तरह था जिसके आगे एक लेंस लगा हुआ था। अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा दूं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट है जिसको जेंसन ने डिस्कवर किया था। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये एक ट्यूब लाइक है, एक ट्यूब है जिसके फ्रंट पे एक लेंस लगा हुआ है। लेंस क्या होता है? जो हम ग्लासेस वगैरह चश्मे पहनते हैं उनमें लेंसेस यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि हमें चीज़ें ठीक से नज़र आ सकें। इसी तरह ये माइक्रोस्कोप भी कुछ इसी तरह का था कि ये एक ट्यूब नुमा शक्ल का था जिसके फ्रंट पे एक लेंस लगा हुआ था, जिसको जेंसन ने इन्वेंट किया था। जेंसन ने जिस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3x to 9x थी। मीन्स 3 से लेकर 9 तक उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक, जिसने जेंसन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक न्यू वर्जन दी। मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट पैदा की, उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इजाफ़ा किया, टेक्नोलॉजी का इजाफ़ा किया ताकि वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से हमें चीज़ें दिखा सके। माइक्रोस्कोप के दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है रेजोल्यूशन और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन का काम क्या होता है माइक्रोस्कोप में? फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सेल ले लिया, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी सेल का है तो हम सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। सेल ले लिया, एक सेल ले लिया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर फॉर सपोज 2 न्यूक्लियस हैं। अब हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो ये दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, मतलब कि एक ही नज़र आ रहे हैं, उनमें बीच में डिस्टेंस नहीं आ रहा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें, विदाउट माइक्रोस्कोप तो ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, बीच में इसका डिस्टेंस शो नहीं हो रहा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें और उसकी रेजोल्यूशन पावर इंक्रीज़ कर दें या रेजोल्यूशन डाल दें उसमें, तो ये सेल अब हमें इस तरह से नज़र आएगा। मीन्स रेजोल्यूशन का क्या है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस को शो करना और दोनों पॉइंट्स को क्लियरली शो करना सेपरेटली, दिस इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। और ना स्पेसिफिक, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको शो करना, और जो चीज़ें अलग अलग 2 पॉइंट्स हैं उनको इंडिविजुअली शो करना, दिस इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। ऑन अ स्पेसिमेन कहते हैं हम किसी भी स्पीशी को। स्पीशी जैसे हमने कैट ले ली, डॉग ले लिया, कोई इंसेक्ट ले लिया, उसको कहते हैं स्पीशीमैन। दैट डिस्टिंग्विश्ड एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स इट मेजर क्लैरिटी। रेजोल्यूशन हमें क्लैरिटी दिखाता है कि उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको सेल की एग्जांपल दी, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस या 2 कंपोनेंट्स हैं, वो हमें रेजोल्यूशन की मदद से साफ क्लियर नज़र आएंगे, तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। सेकंड है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का काम होता है एनलार्जमेंट करना इमेज को। मीन्स जो पिक्चर या जो स्पेसिमेन या जो भी कुछ भी हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए कोई चीज़ देख रहे हैं उसको बड़ा करके दिखाना, दिस इज़ कॉल्ड एनलार्जमेंट।
अब ये एनलार्जमेंट होती कैसे है, मीन्स हम चीज़ों को बड़ा कैसे देख पाते हैं, तो हम उसके लिए लेंसेज का यूज़ करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन मीन्स एक नहीं लेंस यूज़ करेंगे, 2 3 4 मल्टीपल लेंस यूज़ करके हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप इज़ अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट और टूल। हम मेजर अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ की लेबोरेटरीज़ होते हैं, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, उनके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप पे नाम लाइट का क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। That uses visible light to detect and magnify very small object and enlarge them. लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करके चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, जो छोटी चीज़ें हैं, एंड डिटेक्ट विजिबल लाइट। तो लाइट का इसमें क्या रोल होता है कि जो चीज़ें हमें छोटी नज़र आ रही हैं उनको डिटेक्ट करके हमें बड़ा दिखाना, इसमें लाइट को यूज़ किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। Electron microscope, it is different from light microscope that since it does not use light. ये लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है? लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ की जाती है ताकि हम चीज़ों को डिटेक्ट मीन्स देख सकें और उनको बड़ा कर सकें, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ नहीं की जाती। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपको मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन की बीम हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, जिस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या काम करती है कि जो हमारे स्पेसिमेन है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उसको बड़ा करके दिखा देती है। और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है, मीन्स ये जो क्लियरिटी दिखाती है चीज़ों की, वो 100,000 टाइम्स ज़्यादा बेहतर दिखाती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप की। मीन्स जो चीज़ें क्लियर नज़र आती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आती हैं, और इसकी रेजोल्यूशन पावर है 0.2 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 मेजर टाइप्स आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ स्कैनिंग, second one is transmission electron microscope. Scanning electron microscopy is a type of electron microscope that scans surface of microorganisms that uses a beam of electron moving at low energy to focus and scan specimen. स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम का ही यूज़ करते हैं एट लो एनर्जी टू फोकस एंड स्कैन, मगर इसमें क्या होता है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करते हैं, मगर इसमें हम पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। स्कैन मीन्स बाहर से बॉडी को स्कैन करके इंटरनल पार्ट्स को शो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बॉडी ले लें, हमारी ह्यूमन बॉडी के हम एक्सरे निकालते हैं, तो वो एक टाइप का स्कैनिंग है। मीन्स एक्सरे किस चीज़ के निकालते हैं? इंटरनल पार्ट्स के, जो बॉडी के अंदर हैं मगर हमें बाहर से नहीं नज़र आ रहे, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का यही काम है कि वो सरफेस को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, ये जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको शो करवाता है, उनको भी हमें दिखाता है, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आ रही मगर वो इंटरनली प्रेजेंट है स्कैन, तो उनको स्कैन करके हमें शो करवाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू। सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये भी एक फॉर्म है माइक्रोस्कोपी की। इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करते हैं थ्रू एन एक्सटर्नली थिन स्पेसिमेन। अब
कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, पतले भी कह सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम पीसेस में कट कर देते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या काम है कि हम बॉडी को स्मॉल पीसेस में जब कट करेंगे और उनमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेंगे तो ये उनको भी विदाउट एनी डैमेज हमें शो करवाएगा कि उसमें पीसेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हमें शो करवाएगा, मतलब कि हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। थ्रू एन एक्सट्रीमली थिन स्पेसिमेन एंड इंटरैक्ट विथ अ स्पेसिमेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन इट, तो हमें वो इमेज नज़र आ जाएगी अगर हम किसी एक्सटर्नली थिन स्पेसिमेन को लेते हैं और उसके बुक को भी कट लगा के अलग अलग कर देते हैं, फिर वो पीस हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसको देखते हैं, तब भी हमें वो क्लियर नज़र आएगा। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फर्स्ट जो है दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक का नाम था शील्डन और दूसरे का नाम था शिवान। It says that all plants and animals are composed of cells and the cells are the basic unit of life. शील्डन और शिवान ने क्या कहा था कि सारे जो जानदार हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो सेल से बनते हैं। मीन्स सेल हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का, मीन्स सेल के बगैर ज़िंदगी नहीं है। फिर एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट विर्चू, 1851 में उन्होंने कहा था कि दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो न्यू सेल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो पुराने सेलों से बनते हैं। न्यू खुद ब खुद नहीं आ जाते, बल्कि पुराने ही सेल ख़त्म होके न्यू सेल बनाते हैं। तो उसने कहा, रॉबर्ट विर्चू ने, कि सेल जो है हमारे अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुराने सेलों से ही। सेल थ्योरी के उसके बाद उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें से फर्स्ट था कि सेल्स मेकअप लिविंग थिंग्स, के सारे जो जानदार है वो सेल से बने हैं। सेकंड पोस्टुलेट था कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फॉर डेवलपिंग टिश्यू ऑर्गन एंड फुली डेवलपिंग क्रिएचर्स, के सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, औज़ा हैं, मीन्स पूरा जिस्म हमारा सेल से बना हुआ है। सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, मीन्स ये सारी बॉडी हमारी सेल से ही बेसिकली बनी हुई है। जो थर्ड पॉइंट था रॉबर्ट विर्चू का, उसने ये कहा था ओनली डेवलप फ्रॉम अदर सेल्स। ये पॉइंट यही वाली है कि जो इस रॉबर्ट विर्चू की पॉइंट है कि सेल जो है वो पुराने सेलों से ही बनते हैं। ये बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स थे जो सेल थ्योरी में दिए गए थे। व्हाट इज सेल? सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट है, बेसिक यूनिट है, मीन्स इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, और ज़िंदगी में हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका ज़िम्मेदार सेल होता है। फर्स्ट सबसे पहले जो है सेल को रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को दरियाफ़्त किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में तो नहीं है प्रेजेंट, बेसिकली आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि एक कॉर्क का पीस लिया था। कॉर्क किसे कहते हैं हम? लकड़ी का एक पीस लिया था। लकड़ी के एक पीस को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने देखा जब इसने लकड़ी का पीस लिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको अंदर से एक हॉलो स्पेस नज़र आए, मीन्स खाने नज़र आए। तो उसने, रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दे दिया सेल। सेल मीन्स हॉलो, खाली स्पेस। एक लकड़ी का पीस लिया, उसके अंदर बहुत सारे खाने बने हुए थे, मीन्स गोल गोल दायरे थे, जिसको रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया सेल। सेल मीन्स होलो। सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मैनी सेल।
कि सारे जो जानदार है वही सेल से बने हैं। किसी के अंदर एक सेल होता है, किसी के अंदर बहुत एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। डायग्राम में पहले आप देख लें, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये प्रोकैरियोटिक का सेल है और ये यूकैरियोटिक का। तो ये इस सेल के अंदर एक और बॉडी प्रेजेंट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएँ तो इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकेंड इज द जेनेटिक मटीरियल इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। आप सबको पता होगा और आई होप कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। ये होता है जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मगर अब इसके पास प्रोकैरियोटिक पास सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो कॉइलिंग की शेप में मीन्स इस तरह से कॉइल की शेप में सेल के अंदर होगा बगैर किसी मेम्ब्रेन के, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लाइड। ये पड़ा हुआ है न्यूक्लियर मटीरियल इस तरह से रैप हुआ, जिसको हम न्यूक्लाइड कहते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर मेम्ब्रेन होती तो ये इस तरह से होता जैसे इसमें प्रेजेंट है। थर्ड वन इज़ द रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मैंने अभी आपको बताया दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स मोस्टली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं और आर्चिया मीन्स कुछ ओल्ड बैक्टीरिया जो गुजर चुके हैं, उनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं मीन्स जैसे रिप्रोडक्शन होती है इनकी, वो इस तरह से होती है कि ये एक सेल है, फिर ये बीच में लाइन आ गई, इससे ये सेल टूट गया, बीच में से एक सेल ये बन गया और नीचे वाले से दूसरा सेल, फिर आगे जाके इन्होंने 2 सेल बनाए, फिर इसने 2 सेल बनाए। इस तरह से ये अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं और इस टाइप की जनरेशन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स ट्रू, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। उनके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मीन्स इस पिक्चर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेयर, पर्दा कहते हैं जिसे सिंधी में या उर्दू में। एक पर्दा प्रेजेंट है या एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से, दूसरे सेल से। तो ये सिर्फ जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये कुछ डिफरेंस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेफर टू एज सिंपल एंड यूनिसेलुलर, कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो थोड़ा सिंपल होता है और ये मोस्टली सिंगल होते हैं, मीन्स एक ही सेल होता है इनकी पूरी बॉडी में। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड। और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। न्यूक्लियोइड होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। डीएनए क्या है, हमारा हेरिडिटी मटीरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव लेस पार्ट कंपेयर टू यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो छोटा होता है और उसमें कम चीज़ें होती हैं, और यूकैरियोटिक का सेल बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दे आर डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक का सेल है उसके अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, बस यही 4-5 चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, आर्चिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स इनमें पाया जाता है।
दे हैव अ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास डीएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल के पर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये देखिए, ये डीएनए के अंदर, ये क्रोमोसोम से इसके अंदर डीएनए होता है। द प्लाज्मा, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम्स, वैक्यूल, बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में, और यहाँ पर 4 या 5 होते हैं। देयर इज़ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। मगर जो यूकैरियोटिक सेल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। होता तो वो भी प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, और एनिमल्स के अंदर भी सेल्स होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, मगर उनमें से थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में और प्लांट्स में। डायग्राम में देख लें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम्स और ये राइबोसोम्स। और यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स और न्यूक्लियोइड, जहाँ जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और ये सिंपल है क्योंकि ये बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं। ए सेलुलर और सब सेलुलर। ए मीन्स विदाउट सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जानदार होते हैं जो सेल के बगैर होते हैं, जैसे कि वायरस के अंदर सेल नहीं होता। प्रायोन्स, वायरॉइड्स, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब कि अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता। ये जब तक जानदार चीज़ों के अंदर हैं, ये लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। जब ये किसी टेबल, चेयर, बाहर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में है, ये आपको नुकसान नहीं देंगे, ये बेजान कहलाते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगुलर कहते हैं इस शक्ल को, और एनिमल सेल राउंड शक्ल का होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं। सिलिया आकर इन प्लांट सेल। सिलिया कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। सिलिया प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर। सिलिया क्या होते हैं? सिलिया कहते हैं धागेनुमा स्ट्रक्चर को, हेयर लाइक, जैसे हमारे बाल हैं, ये सिलिया होते हैं। और एनिमल्स के अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर रियली मीन्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। हायर एनिमल्स डू नॉट पसेस सेंट्रियोल्स। प्लांट्स के अंदर जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये बातें आपको तब समझ में आएंगी, डिफरेंस बिटवीन, जब आप सेल के सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लेंगे। प्लांट सेल हैव नो और लेस नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स या बहुत कम होते हैं या बहुत ज़्यादा, बहुत कम नहीं होते, या बहुत कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, ये राउंड शक्ल के होते हैं, छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, और इनमें सिलिया भी प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स भी होते हैं, और बहुत सारे नंबर्स में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल सेल का। अगर आप देखें तो ये राउंड है एनिमल सेल, और प्लांट का क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है।
एनिमल के अंदर भी गोल्जी अपार्टस है, यहाँ का गोल्जी अपार्टस ये रहा। क्लोरोप्लास्ट एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता एनिमल्स के अंदर। न्यूक्लियस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर भी होनी चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होती है। ये इसकी लाइन है, डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है, ये सेल वॉल की नहीं सेल मेम्ब्रेन की लाइन आ रही है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। यहाँ पर भी राइबोसोम से, यहाँ पर भी होंगी। वैक्यूल यहाँ पर है मगर बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और सिलिया कहते हैं इस तरह से धागे नुमा स्ट्रक्चर को, जो सेल के बाहर होते हैं, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर भी होंगे मगर बहुत ज़्यादा कम में। सेल वॉल, सेल वॉल इज़ डिफाइंड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेल वॉल क्या होती है? जो सेल है उसके बाहर एक लेयर चढ़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही लेयर है एनिमल सेल के अंदर, और यहाँ पर 2 लेयर्स हैं। तो जो अंदर वाली लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि एनिमल में भी होती है। मगर प्लांट के अंदर एक लेयर जो है ये वाली मोटी, ये एक्स्ट्रा होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और कुछ जो है फंजाई बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये सेल वॉल एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल क्या होती है कि ये नॉन लिविंग होती है, ये बेजान होती है, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। परमिएबल इन नेचर मीन्स इस सेल वॉल के ज़रिए पानी या मिनरल साल्ट्स वगैरह जो हैं वो सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। सेल वॉल का काम क्या है? जो सेल के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उनको अलग करना बाहर के एनवायरनमेंट से। मीन्स बाहर जो फ्लूइड है या ब्लड है उससे उसको अलग करना, एक लेयर प्रेजेंट करना सेल वॉल का काम है। इट प्रोवाइड शेप, सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल को शक्ल मिलती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को और उसके ऑर्गेनल्स को। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स के पास तो होती है, मगर फंजाई कुछ बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, फंजाई की डिफरेंट होती है और बैक्टीरिया की डिफरेंट। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक कंपोनेंट है जिससे जो है फंजाई की सेल वॉल बनी होती है। ग्लूकान और प्रोटीन ये भी कंपोनेंट है, मगर मेन जो है ये काइटिन पूछा जाता है। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पॉलीमर होती है शुगर की और अमाइनो एसिड की, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। अगर सिंपली कहूँ कि फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन से बनी होती है और प्रोकैरियोटिक की पेप्टिडोग्लाइकन्स से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स मीन्स शुगर और अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। अब जो प्लांट की सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है, पैक्टिन से भी, सेलुलोज से भी और हेमीसेलुलोज से भी। जो प्लांट की सेल वॉल है वो बेसिकली अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखें तो वो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, इस तरह से 1 2 और ये 3। फर्स्ट का नाम होता है प्राइमरी, सेकंड का मिडिल, थर्ड का सेकेंडरी। प्राइमरी अगर देखें तो वो सेकंड नंबर पर प्रेजेंट होती है और मिडिल सबसे बाहर होती है और सबसे अंदर सेकेंडरी होती है। जैसे इस डायग्राम में देख लें, मिडिल लैमेला,
ये दो सेल है, एक ये सेल और ये एक सेल, उसके बीच में एक लेयर होगी जिसको हम मिडिल कहते हैं। फिर आ जाती है प्राइमरी, ये वाली ग्रीन वाली, और सेकेंडरी है ये ब्लैक वाली। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि ये जो है मिडिल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में ये मिडिल है। मिडिल के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज से मिलके बनी होती है। अब है मिडिल। मिडिल प्रेजेंट होती है सबसे बाहर। मिडिल का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि ये दो सेल हैं, अब ये दोनों सेल आपस में जुड़े हुए हैं, मगर मिडिल वॉल बीच में आ गई तो ये क्या करती है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। मीन्स ये वॉल आ गई, एक के ऊपर भी और इसके ऊपर भी वॉल आ गई। इस वॉल की वजह से ये दोनों सेल अब अलग अलग शो होंगे। एक सेल, ये दो सेल, अब इसके ऊपर वॉल आ गई, इसके भी ऊपर मिडिल वॉल आ गई। तो इस वॉल की वजह से अब ये सेल भी अलग हो गया, ये सेल भी अलग हो गया। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर होती है, और ये स्टिकी सब्सटेंस से मिली होती है। स्टिकी कहते हैं चिपकने वाली चीज़ को, जिसका नाम है पेक्टिन और सेलुलोज। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, मिडिल पेक्टिन और सेलुलोज से। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, ये फिर प्राइमरी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये प्राइमरी, फिर इसके अंदर सेकेंडरी, और ये बाहर मिडिल। मिडिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट है, इस वजह से ये मिडिल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल तब बनती है जब सेल पूरी तरह से ग्रो कर जाए, तब इसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनती है। प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी वॉल तब बनती है जब सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, ग्रो हो जाए, तब ये लेयर बनती है। और ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, और ये सेलुलोज से बनी होती है, वाटरप्रूफ होती है, इसके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता, और इसके अंदर लिग्निन भी कुछ प्रेजेंट होते सब्सटेंसेस। अब जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर कुछ जगह पे पोर्स, सुराख मौजूद हैं, जिसकी वजह से पानी, कुछ आयंस, कुछ मिनरल्स सेल के अंदर दाखिल होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए, अगर आप, ये लेयर है सेल वॉल, बीच में ये स्पेस खाली है यहाँ पे, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसका काम क्या होता है, इसके ज़रिए सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स दाखिल होते हैं, जैसे कि सोडियम को जाना है एनर्जी देने के लिए, मैग्नीशियम को जाना है अंदर एनर्जी देने के लिए सेल के, वाटर को एंटर होना है सेल के अंदर, क्योंकि हमारा जो सेल है ना वो 90% वाटर से बना है। तो ज़ाहिर है पानी सेल के अंदर जाएगा, जब हम पानी पिएंगे तो कुछ सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर पानी जाएगा तो कैसे जाएगा लेयर, तो इस सेल वॉल के अंदर बीच में सुराख मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पानी या कुछ मिनरल्स हमारी सेल के अंदर दाखिल होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम हैं इसके सेल मेम्ब्रेन के। पहला नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। अब ये यूनिवर्सल क्यों कहला रही है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी जानदार अशिया हैं, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो भी सांस लेने वाले जानदार हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, उनके सेल के अंदर। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि प्लांट के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसका नाम है सेल वॉल, तो वो उसकी आउटर लेयर हो गई, फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। मगर प्लांट एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इट मीन्स जो ये कवर है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट कवर है
एनिमल सेल का, और ये सेमी परमिएबल नेचर में है। मीन्स सेमी कहते हैं हाफ, ये सबको अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएं। जो भी पैरासाइट आएगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर और सेल में घुस जाएगा, ये ऐसा नहीं करता। इसका काम क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जिनको ये सेल के अंदर दाखिल होने देता है। जैसे वाटर को दाखिल होने दिया इसने, मिनरल्स को दाखिल होने दिया, वाइटामिन्स को दाखिल होने दिया, मीन्स सिलेक्टेड को पास करने देता है। और ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है कि एक बाउंड्री मीन्स एक दीवार बना देता है बाहर के एनवायरनमेंट से और सेल के अंदर एनवायरनमेंट से, जो कि सेल वॉल पीछे काम कर रही थी प्लांट सेल के अंदर, वही काम यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी।